नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अधूरा प्यार पार्ट 2। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में उस दिन भी सड़कें गाड़ियों से भरी हुई थी। हल्की बारिश के कारण जगह जगह कीचड़ और पानी जमा था। आदित्य अपनी कार में बैठा तेजी से अस्पताल की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे अभी अभी खबर मिली थी कि एक मरीज को अचानक हार्ट अटैक आया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। वह बार बार घड़ी देख रहा था और खुद से कह रहा था बस कुछ ही मिनटों में पहुंचना है। तभी अचानक सामने से एक बेहद लग्जरी कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। सड़क पर कीचड़ होने की वजह से आदित्य ने कार संभालने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी टक्कर से उसकी कार एक तरफ मुड़ गई और सामने वाली कार के पास जाकर रुक गई। उस लग्जरी कार पर चारों तरफ कीचड़ के छिट्टे पड़ गए। कुछ ही सेकंड में उस कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद स्टाइलिश लेकिन गुस्से से भरी हुई औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था, जैसे इंसानियत नाम की कोई चीज उसके अंदर बची ही ना हो। उसने गुस्से में जोर से कहा, ए मिस्टर, बाहर निकलो अपनी गाड़ी से। तुमने देखा क्या किया मेरी कार का हाल। आदित्य ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी, वह एक पल के लिए बिल्कुल थम सा गया। वह श्रेया थी, वही श्रेया जिससे वह सालों पहले बिछड़ चुका था। लेकिन श्रेया के चेहरे पर अब वह मासूमियत नहीं थी, उसकी जगह घमंड और भीतर सुलगती नफरत ने ले ली थी। उसने आदित्य को ऐसे देखा जैसे उसे पहचानती ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे आज अपने पुराने दर्द का बदला लेने का मौका मिल गया हो। श्रेया ने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं आने दिया। उसने ठंडी और तीखी आवाज में कहा, मिस्टर, आपने देखा है आपने क्या किया है मेरी गाड़ी के साथ। यह कोई मामूली कार नहीं है और आपकी एक गलती ने इसे पूरी तरह गंदा कर दिया है। आदित्य ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह अंदर तक सन्न रह गया। उसके दिल ने उसी पल पहचान लिया कि यह वही श्रेया है, वही मासूम लड़की जो कभी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, जो उसकी हर छोटी बात पर मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज उसके सामने खड़ी यह औरत बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में पहचान नहीं, सिर्फ घमंड और नफरत थी। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि वही श्रेया, जिसके दिल में कभी इतना प्यार था, आज इंसानियत तक भूल चुकी है। उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका पूरा नुकसान भर दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। मेरा एक मरीज बहुत इमरजेंसी में है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। श्रेया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। उसने हल्के तंज भरे अंदाज में कहा, ओह, तो अब आप लोगों की जान बचाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी गलती सुधारिए। आदित्य ने फिर से विनम्रता से कहा, प्लीज मैम, आप जो कहेंगी मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। एक एक मिनट बहुत कीमती है। श्रेया की आंखों में ठंडा गुस्सा और गहरा हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, नहीं मिस्टर, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने मेरी गाड़ी गंदी की है तो आप ही इसे साफ करेंगे, अभी इसी वक्त। उस पल आदित्य चुप खड़ा रहा। एक तरफ किसी अनजान मरीज की जान थी और दूसरी तरफ उसका अपना अतीत, जो अब उसके सामने खड़ा होकर उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी घड़ी की तरफ देखा। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। उसने एक बार फिर कोशिश की, मैडम प्लीज समझिए, एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच है। अगर मैं देर कर गया तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि श्रेया ने बीच में ही काटते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे आपकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर। आपने मेरी गाड़ी खराब की है और अब आप ही इसे साफ करेंगे। इतना कहकर वह अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई, गॉगल्स को बालों में फंसा लिया। महंगी साड़ी और गहनों से सजी हुई वह किसी रानी की तरह इतराती हुई बार बार आदित्य को नीचे झुकने का इशारा कर रही थी।
उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था, जैसे सामने खड़ा इंसान कोई इंसान नहीं, बस उसकी गलती सुधारने वाला एक साधन हो। आदित्य कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मजबूरी में उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और झुककर गाड़ी पर लगे कीचड़ को साफ करने लगा। हर बार जब वह गाड़ी पोंछता, श्रेया ठंडी आवाज में कहती, अच्छे से साफ करो, अभी भी गंदी दिख रही है, नीचे तक झुको। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे बार बार झुककर गाड़ी साफ करता रहा और सामने वही श्रेया उसी अहंकार के साथ उसे देखती रही, जैसे उसे हर पल और झुकता हुआ देखना ही उसका मकसद हो। आदित्य ने जल्दी जल्दी गाड़ी पोंछी और जैसे ही वह पास की तरफ पानी लेने या ठीक से साफ करने के लिए बढ़ने लगा, तभी पीछे से श्रेया की तेज आवाज आई, मिस्टर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मेरी गाड़ी साफ नहीं हुई, वापस आइए और ठीक से साफ कीजिए। आदित्य रुक गया। उसने पलटकर देखा तो श्रेया वही हाथ बांधकर खड़ी थी, आंखों में वही ठंडा अहंकार। उसने आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, और सुनिए, अपना यह कोट उतारिए और इससे गाड़ी साफ कीजिए। यह सुनकर आदित्य एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी नजर अपने कोट पर गई, फिर श्रेया की तरफ, और उसने हैरानी और नाराजगी में कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या आपको जरा भी समझ नहीं है? कोई कॉमन सेंस है या नहीं? श्रेया ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, कॉमन सेंस माय फुट, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका कॉमन सेंस। आपने गाड़ी गंदी की है, अब आप ही साफ करेंगे, और अभी करेंगे। आदित्य के चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक बार फिर विनम्र होकर कहा, मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए, यह मेरा कार्ड रख लीजिए, मैं आपकी गाड़ी की सफाई का पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। यह कहते हुए उसने अपने पर्स से पैसे निकालकर आगे बढ़ाए, लेकिन श्रेया ने हाथ झटकते हुए कहा, यह पैसे किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, मुझे अभी मेरी गाड़ी साफ चाहिए, और जिसने गंदी की है वही साफ करेगा। उस पल आदित्य समझ चुका था कि यह सिर्फ एक जिद नहीं, बल्कि उसके अतीत का कोई अधूरा हिसाब था जो आज उससे चुकवाया जा रहा था। इतने में आदित्य का फोन फिर से बज उठा। उसने घबराकर उठाया तो उधर से आवाज आई, सर आप कहाँ हैं? बहुत देर हो रही है, ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है, मरीज को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया है, प्री ऑप की सारी तैयारी पूरी कर ली है, बस अब आपकी जरूरत है सर, आप जल्दी से आ जाइए। आदित्य की बेचैनी और बढ़ गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा फंस गया हूँ यहाँ। फोन रखते ही उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर बिना कुछ कहे उसने अपना कोट उतार दिया और जल्दी जल्दी श्रेया की गाड़ी को साफ करने लगा। कीचड़ उसके हाथों और कपड़ों पर लग रहा था, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ उस मरीज की हालत घूम रही थी। कुछ ही देर में उसने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी साफ कर दी। आदित्य ने बिना कुछ बोले अपना कोट उठाया और अपनी कार की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से फिर वही ठंडी आवाज आई, मिस्टर रुकिए। उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसने धीरे से पलटकर देखा। श्रेया अब भी उसी जगह खड़ी थी, चेहरे पर वही सख्त भाव और आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि, जैसे उसे अभी और कुछ बाकी लग रहा हो। आदित्य जैसे ही अपनी कार की तरफ मुड़ा, तभी पीछे से श्रेया ने झटके से उसका फोन छीन लिया और गुस्से में जमीन पर दे मारा। फोन के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। आदित्य एक पल के लिए स्तंभ रह गया। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस एक गहरी सांस लेकर अपनी कार में बैठा और पूरी तेजी से अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में वही एक आवाज गूंज रही थी, मरीज को बचाना है किसी भी हालत में। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल पहुंचा, माहौल कुछ अलग ही था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। स्टाफ के चेहरे उतरे हुए थे। आदित्य तेजी से अंदर बढ़ा और घबराकर पूछा, मरीज कहाँ है? एक नर्स ने धीमी आवाज में कहा, सर हम बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन देर हो गई, मरीज नहीं बच पाए। यह सुनते ही आदित्य के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। आदित्य जैसे ही ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा,
उसके कदमों में एक अजीब सी घबराहट थी। दरवाजा खोलते ही उसने स्ट्रेचर पर पड़े मरीज की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी सांसें जैसे थम गईं। वह चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा। वह कुछ कदम और आगे बढ़ा। झुक कर ध्यान से देखा तो उसके दिल में हलचल मच गई। ये चेहरा, ये तो बिल्कुल श्रेया के पापा जैसा है। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। उसने तुरंत पास खड़े स्टाफ से पूछा, मरीज का नाम क्या है? नर्स ने फाइल देखते हुए जवाब दिया, सर विनोद मेहरा। यह नाम सुनते ही आदित्य जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, गला सूख गया और वह वहीं खड़ा रह गया। अब उसे यह समझ आ चुका था कि जिस इंसान की जान बचाने के लिए वह इतनी देर से भाग रहा था, वह कोई और नहीं, श्रेया के अपने पिता थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा आदित्य अभी भी उस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर पास बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी जो जोर जोर से रो रहे थे। पास जाकर देखा तो वो बंसी काका थे, जो सालों से विनोद जी की देखभाल करते आ रहे थे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मेरे पास कोई फोन नहीं था, किसी का नंबर भी याद नहीं था। मैं उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल ले आया, सोचा डॉक्टर बचा लेंगे। यह सुनकर आदित्य का दिल और भारी हो गया। उसके पास श्रेया का नंबर नहीं था, लेकिन उसने तुरंत स्टाफ से जानकारी लेकर उसके पति की कंपनी का नाम और संपर्क निकाला। किसी तरह कॉल मिलाया गया और बात उसके पति कबीर मल्होत्रा से हुई। आदित्य ने स्थिति बताई तो कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत फोन बंसी काका को दिलवा दिया। उधर श्रेया एक होटल में बैठी थी, अपने अहंकार में डूबी हुई। तभी कबीर का फोन आया। उसने जैसे ही कॉल उठाया, कबीर ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, श्रेया, बंसी काका तुमसे बात करना चाहते हैं। फोन जैसे ही बंसी काका के हाथ में आया, उनकी रोती हुई आवाज गूंज उठी, बेटा, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया था, लेकिन डॉक्टर के देर से आने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पाया और तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। यह सुनते ही श्रेया के हाथों से फोन छूट गया। उसकी आंखें सुन्न हो गईं, दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने क्या खो दिया है। फोन जमीन पर गिरते ही श्रेया जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे वह सब कुछ सुनकर भी सुन नहीं पा रही हो। अगले ही पल उसके कानों में वही शब्द गूंजने लगे, डॉक्टर की देर से आने की वजह से। और अचानक उसके सामने सड़क वाला वह दृश्य घूम गया, जब वह आदित्य को रोक कर उसकी गाड़ी साफ करवा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सच्चाई उससे भाग नहीं रही थी। उसकी आंखों के सामने एक एक पल साफ दिख रहा था। आदित्य की विनती, उसका बार बार कहना कि एक मरीज की जान खतरे में है, और उसका खुद का अहंकार जिसने उसे सुनने ही नहीं दिया। अचानक श्रेया जोर जोर से चिल्लाई और फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने बाल पकड़कर जमीन पर बैठ गई। पापा, पापा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि आसपास बैठे लोग भी सन्न रह गए। उसे अब समझ आ चुका था कि जिस इंसान को वह सजा दे रही थी, वही उसके पिता की आखिरी उम्मीद था। उसका बदला, उसका गुस्सा, सब मिलकर आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गए थे। वह रोते हुए बार बार खुद से कह रही थी, मैंने मैंने अपने पापा को ही मार दिया। मेरे अहंकार ने उन्हें मुझसे छीन लिया। उस पल श्रेया के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न उसका गुस्सा, न उसका घमंड, सिर्फ एक ऐसा पछतावा जो उसे अंदर से तोड़ता जा रहा था। कुछ ही देर में श्रेया संभल भी नहीं पाई थी
कि वह घबराई हुई हालत में अस्पताल की ओर भागी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। आदित्य का विनती करना, उसका फोन छीनना और खुद का कठोर चेहरा। अस्पताल पहुंचते ही वह दौड़ते हुए अंदर गई, लोगों से पूछती हुई ऑपरेशन थिएटर तक पहुंची। जैसे ही उसकी नजर स्ट्रक्चर पर सफेद चादर से ढके शरीर पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे चादर हटाई और जैसे ही अपने पिता विनोद मेहरा का चेहरा देखा, उसकी एक दिल दहल देने वाली चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वह उनके सीने से लिपट कर रोने लगी। पापा, उठिए ना, मैं आ गई हूँ। देखिए, मैं आ गई। लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं था। उसकी नजर अचानक सामने खड़े आदित्य पर पड़ी। वही आदित्य जिसे उसने कुछ देर पहले सड़क पर बेइज्जत किया था। दोनों की आंखें मिली। आदित्य की आंखों में दर्द और खामोशी थी और श्रेया की आंखों में टूटता हुआ अहंकार और बिखरती हुई दुनिया। श्रेया लड़खड़ाते हुए उसके पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। अब वही डॉक्टर थे ना, लेकिन आगे शब्द ही नहीं निकल पाए। उसे अब हर वो बात याद आ रही थी जो आदित्य ने कही थी। मरीज इमरजेंसी में है और उसने एक भी बात नहीं सुनी थी। उसी पल श्रेया अपने ही किए के बोझ तले पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब आदित्य की सारी सच्चाई सामने आई तो श्रेया के पास अब पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। आदित्य ने धीमी लेकिन टूटती हुई आवाज में कहा, मेरे पापा की दोनों किडनियां फेल हो गई थी। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब डॉक्टर विराज ने मदद की, लेकिन एक शर्त रखी, मुझे उनकी बेटी से शादी करनी होगी। मैं मजबूर था श्रेया। अपने पिता की जान बचाने के लिए मैंने हाँ कर दी। वह कुछ पल रुका, फिर आगे बोला, लेकिन सच ये है कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती थी। वह लड़का गरीब और नकारा था, इसलिए डॉक्टर उसे मुझसे बांधना चाहते थे। लेकिन शादी वाले दिन ही वह अपने प्यार के साथ भाग गई। मेरी उससे कभी शादी हुई ही नहीं और उसके बाद मैंने भी कभी शादी नहीं की। उसकी आंखें भर आई। तुम आज भी मेरी यादों में हो। हर पल मैं तुम्हें ढूंढता रहा। यह सुनते ही श्रेया अंदर से पूरी तरह टूट गई। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, तुमने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और मैं कितनी नीच, कितनी अंधी निकली। अपने ही अहंकार में डूबी रही। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की और उसी अहंकार में आकर मैंने मैंने अपने ही पापा को मार डाला। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस पल उसके पास न कोई सफाई थी, न कोई बहाना, बस एक ऐसा पछतावा जो उसकी पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर जलाता रहने वाला था। समय के साथ आदित्य ने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। वह अब एक बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुका था, जिसका नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाता था। दिन रात वह मरीजों की सेवा में लगा रहता, जैसे हर धड़कन को बचाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य बन गया हो। उसके लिए हर मरीज एक केस नहीं बल्कि किसी की पूरी दुनिया था। शायद इसलिए क्योंकि वह जानता था कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। दूसरी तरफ श्रेया भी अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुकी थी। शानदार जिंदगी, बड़ा नाम, दौलत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन हमेशा जिंदा रहा। उसके चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी सच्ची नहीं थी और उसकी आंखों में अक्सर वह पछतावा झलक जाता था जो उसे हर दिन उसके अतीत की याद दिलाता था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ गए थे, लेकिन उनके दिलों में एक अधूरी कहानी आज भी कहीं न कहीं जिंदा थी। प्रिय दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।